ओके, अपन पढ़ने वाले हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। यानी कि अपन है ना, अपन ने कल पढ़ा था कि डीएनए जो होता है वो रेप्लिकेशन करता है, रेप्लिकेशन करके वो क्या बनाता है, अपनी ही कॉपीज बनाता है। तो उसको प्रूफ करने के लिए कि ये सेमी कंजर्वेटिव होता है, कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। यानी कि क्या होता है कि जो डीएनए है वो अपना स्ट्रैंड जो है इस तरीके से अनजिप करता है, अनजिप करने के बाद में यहाँ पे एक स्ट्रैंड और यहाँ एक नया स्ट्रैंड बनता है। हाँ, यहाँ जो ये नए स्ट्रैंड्स बन रहे हैं, इस स्ट्रैंड के अंदर ये वाला पुराना स्ट्रैंड है और ये वाला भी पुराना स्ट्रैंड है। यानी कि जो नया डीएनए बन रहा है उसमें पुराना डीएनए जो है वो कंजर्व हो रहा है। क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है। इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव नेचर। तो सेमी कंजर्वेटिव नेचर को समझने के लिए मिशेल्सन और स्टेल ने ई कोलाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था 1958 में, और टेलर ने किया था विसिया फाबा में 1958 में। ये क्या है बेटा, यूकैरियोट है। क्या है, यूकैरियोट। और ये क्या है, प्रोकैरियोट्स। ठीक है, और ये क्या है अपना यूकैरियोट। अब अपन पढ़ने वाले हैं कि मिशेल्सन और स्टेल ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। मिशेल्सन ने क्या किया था, ई कोलाई को यानी कि एस्टेरिशिया कोलाई को किसके ऊपर ग्रो करवाया था, NH4Cl15 के ऊपर। ठीक है, ये क्या है, ये ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा सोर्स है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा है, और अपने जितने भी मेंबर्स होते हैं, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको नाइट्रोजन की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो मेनी जनरेशन तक ये रहे, ये नाइट्रोजन, इसीलिए इसको किसके ऊपर ग्रो करवाया, NH4Cl के अंदर ग्रो करवाया, जिसकी वजह से इसका जो डीएनए है उसके अंदर क्या आ गया बेटा, N15, यानी कि नाइट्रोजन का आइसोटोप आ गया। क्या आ गया, नाइट्रोजन का आइसोटोप आ गया, N15। ठीक है, अब देखो, देन दे ट्रांसफर्ड द सेल इनटू मीडियम विद द नॉर्मल NH4Cl जो कि क्या है 14। मतलब नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, नाइट्रोजन का 7, और उसका मास नंबर क्या हो जाएगा 14, उसका डबल। तो ये नॉर्मल हुआ। तो इन्होंने क्या किया, पहले इसके ऊपर ग्रो करवाया N15 के ऊपर जो कि नाइट्रोजन का क्या है, आइसोटोप, और फिर उसके बाद में किसके ऊपर ग्रो करवाया बेटा जी, नॉर्मल NH4Cl के ऊपर, जिसमें नाइट्रोजन जो है वो नॉर्मल स्टेज में है। एंड देन टुक द सैंपल एट डेफिनेट इंटरवल्स, और फिर उसमें से सैंपल्स लेते रहे। जैसे ये आपका है N15 और ये है N14, इनके ऊपर उन्होंने एस्टेरिशिया कोलाई को ग्रो करवाया। पहले N15 के ऊपर करवाया, पहले N15 के ऊपर, फिर N14 के ऊपर ग्रो करवाया। फिर देखते हैं कि अब इनके अंदर इसके डीएनए में क्या चेंज आया है। मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया होता है वो क्या काम करता है, अगर उसके अंदर कोई जेनेटिक मटेरियल आप डाल रहे हो तो वो उस जेनेटिक मटेरियल को अपना समझ के उसको क्या करता है, रेप्लिकेट करता है ना। द वेरियस सैंपल्स वर सेपरेटेड बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन। ये जो सैंपल्स लिए थे ना, इनको सेपरेट कौन से मेथड से किया गया बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशन से। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगेशन पता है क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है जैसे ये सेंटर में है ना कोई सी भी चीज, तो जब आप इसको रोटेट करोगे तो ये छट छटा के साइड में हो जाएंगे, आपके जो मेन कंपोनेंट्स है वो। और सेंट्रीपिटल का मतलब है ये जितने भी कंपोनेंट्स है वो सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन से इन्होंने क्या किया, सैंपल को सेपरेट किया। कि कौन सा सैंपल, क्या सैंपल, एस्टेरिशिया कोलाई का जो अपन ने कॉलोनी बनवाई थी ना N15 N14 के ऊपर, वो कॉलोनी। अब देखो, इन है सीजियम क्लोराइड। अब सीजियम क्लोराइड क्या है बेटा, इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया इन सैंपल्स का। क्यों करवाया, ताकि इसमें क्या है, डीएनए का कोई भी डैमेज नहीं होता, डीएनए आपका जो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, यानी कि इंटैक्ट डीएनए आपको मिल जाएगा। ठीक है, खराब नहीं होगा, इसीलिए अपन सीजियम क्लोराइड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी ग्रेडियंट। डेंसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर आ जाएगा। छाछ बोलो ये कभी, चलो नहीं, हाँ हाँ ठीक है। दही को अपन ने किया फेटा है ना, तो उसमें वो कौन सा फोर्स काम कर रहा है वहां पे, सेंट्री बोलो बोलो, सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है कि सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहा है। ये तुम्हारे वो दे देती हूँ मैं आज होमवर्क, बाहर निकल रहा है ना, तो सेंट्रीफ्यूगेशन ही हुआ ना, पिटल थोड़ी ना हुआ।
सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि उसमें जो हल्का वाला जो पार्ट है वो कहाँ जाएगा, ऊपर, और जो हेवी पार्ट है वो हो जाएगा नीचे। तो ये डेंसिटी ग्रेडियंट के ऊपर इन्होंने सैंपल को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। और कौन सा इन्होंने केमिकल यूज लिया, सीजियम क्लोराइड, इसके अंदर करवाया ताकि आपका डीएनए डिस्ट्रॉय ना हो। आफ्टर ट्रांसफरिंग फ्रॉम N15 to N14 मीडियम, एक्सट्रैक्ट डीएनए फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन आफ्टर 20 मिनट्स। 20 मिनट के बाद में क्या होता है, जब अपन ने N15 का जो डीएनए था उसको, ये क्या है, नाइट्रोजन का 15 वाला आइसोटोप था ना ये, इसके अंदर जो अपन ने कॉलोनी बनाई थी ना, इसको अपन ने इसके ऊपर ग्रो करवाया है ना। फिर उसके बाद में देखते हैं अपन 20 मिनट के बाद में कि इसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं। तो अपन अब देखना क्या चेंजेस आए। जनरेशन 1, जनरेशन 1 के अंदर ये देखने को मिलता है, ये डीएनए है आपके पास में, एक जो स्ट्रैंड है वो N15 का बना और एक स्ट्रैंड किसका बनेगा, N14 का। सेम N14 का और N15 का, ये आपके पास में क्या है, हाइब्रिड डीएनए बन गया। कैसा डीएनए बन गया, हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर दोनों के कैरेक्टर्स मिक्स हो। जब भी आप किसी एक का और दो जनरेशन का दो सैंपल लेके उनको मिक्स करते हो तो उन दोनों के डीएनए उसमें आ जाएंगे, है ना। तो इसमें दोनों के स्ट्रैंड्स इसमें बन गए हैं। स्ट्रैंड 1 है N14 और स्ट्रैंड 2 N15। हाँ, समझ आया। चलो, डीएनए एक्सट्रैक्टेड आफ्टर अनदर जनरेशन 40 मिनट्स। अब डीएनए जो अपन ने एक्सट्रैक्ट किया वापस से, पहले तो 20 मिनट में कर दिया था एक्सट्रैक्ट, कितने मिनट में, 20 मिनट में। अब कितने मिनट्स में चेक कर रहे हैं अपन, 40 मिनट में। हैव इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड एंड लाइट डीएनए। हाइब्रिड और लाइट डीएनए आपको देखने को मिलता है, क्या होता है मैं बता दूं। जनरेशन सेकंड देख रहे हैं अपन, ठीक है। पहला जनरेशन देखा था, फिर उसके अंदर वापस से उसको क्या करवाया, रिप्रोडक्शन करवाया, और आपके पास में सेकंड जनरेशन आई। ई कोलाई का ना। जनरेशन सेकंड कैसे बनेगी, रिप्रोडक्शन से बनेगी ना। जनरेशन सेकंड में ये आया कि N14 का डीएनए आपको पूरा एक इकलौता मिल गया, जिसके अंदर सिर्फ N14 के ही स्ट्रैंड्स हैं। आपको एक हाइब्रिड डीएनए मिलेगा, दूसरा भी हाइब्रिड डीएनए, और फिर यानी कि आपको 4 डीएनए आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जिसमें 2 तो सेम है, मतलब कि 2 ये और 2 ये, यानी कि 2 तो हाइब्रिड हो जाएंगे और 2 लाइट डीएनए आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो दिस प्रूव्स, ये प्रूव करता है कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है किसका, डीएनए का। जनरेशन कौन सी, मतलब किसकी, ई कोलाई की। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आपको ई कोलाई के अंदर क्या है, 100% हेवी, 0 मिनट के अंदर। पहले अपन ने चेक किया तो हेवी 100% हेवी डीएनए आपको देखने को मिला। मैं बता रही हूँ आपको, जो भी कंफ्यूजन है आप मुझसे पूछ लेना। 100% हाइब्रिड 20 मिनट्स के अंदर, 100% हाइब्रिड था, इसके पहले अपन ने चेक किया था तब। ये हाइब्रिड तो है दोनों, है ना। तो फर्स्ट जनरेशन में तो क्या हुआ, 100% हाइब्रिड मिला जब अपन ने 20 मिनट में चेक किया। फिर 50% हाइब्रिड और 50% लाइट, 50% हाइब्रिड और 15% लाइट मिल गया। 60% ने चेक किया तो 20% हाइब्रिड बचा और 75% लाइट, यानी कि ये वाला, है ना। फोर्थ जनरेशन में चेक किया तो 12.5% हाइब्रिड और 87.5% कितना हो गया, लाइट हो गया आफ्टर 80 मिनट्स। इसका मतलब क्या है कि आपका जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का है, और जब भी वो रेप्लिकेट करेगा वो तो सेमी कंजर्वेटिव नेचर शो करेगा, यानी कि उसकी जो स्ट्रैंड्स है वो अलग अलग आपको देखने को मिल सकती है, कंजर्व हो जाएगी। यानी कि आप एक डीएनए, मतलब जैसे आपने डीएनए लिया, उस डीएनए को जब आपने अनजिप किया तब आपके पास में 2 टेम्पलेट्स बने, उन दोनों टेम्पलेट्स को देखकर ही दूसरा डीएनए बन रहा है, तो पुराना वाला तो कंजर्व हो रहा है ना। तो N14 कंजर्व भी तो है, N14 कंजर्व भी तो हुआ है, ये पुराना डीएनए है। ये जो N14 है ना, यूं मान लो ये पुराना डीएनए है और ये आपका नया डीएनए है, ठीक है। इसमें भी ये पुराना डीएनए और ये नया डीएनए है। जब आप सेकंड जनरेशन में देख रहे हो तो आपको ये दोनों डीएनए तो कौन से मिल गए, पुराने, और ये मिल गए दोनों हाइब्रिड। उसी तरीके से थर्ड जनरेशन में जाओगे तो 20% ही हाइब्रिड बचेगा, और आगे जाओगे तो 12.5%, फिर आगे जाओगे तो माइनस में चला जाएगा, मतलब नहीं बचेगा। आया समझ। ये तो पढ़ लिया था अपन ने, रेप्लिकेशन पढ़ लिया था, ना ये तो। अब अपन क्या पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है बाय द वे, बताओ। डीएनए का
आरएनए में फॉर्मेशन होना, और ट्रांसलेशन क्या होता है चाहत, आरएनए से प्रोटीन बनना, वो होता है ट्रांसलेट करना। ट्रांसलेट करने का काम करना है आरएनए से प्रोटीन का ओनली। अब देखो ट्रांसक्रिप्शन, इसमें क्या करेंगे अपन ट्रांसक्रिप्शन में, बोलो बोलो। ट्रांसक्रिप्शन में क्या करेंगे, कलर मुझे पसंद है, तुम्हें भी होने चाहिए। कलरफुल लाइफ होनी चाहिए ना बच्चों, क्या मतलब है इतने कलर दिए इन्होंने तो अपन यूज करें। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि डीएनए से आरएनए का बनने का जो प्रोसेस है उसको अपन कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए तो डबल स्ट्रैंड होता है ना, और डीएनए तो डबल स्ट्रैंड होता है ना, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। तो जो डीएनए है वो अपने अपने स्ट्रैंड्स को ओपन करेगा, ओपन करने के बाद में उसके पास में जब नया डीएनए बनता है, सुनना ध्यान से, है ना, तब आगे वाला जो डीएनए बन रहा है उसके भी डबल स्ट्रैंड ही होंगे, है ना। पर आरएनए के लिए अपन डीएनए को क्यों यूज कर रहे हैं, कैसे यूज करेंगे अपन डीएनए को, आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंड है ना, तो कैसे बनाएंगे अपन फिर डीएनए से आरएनए कैसे बनाए बताओ। यूरेसिल और थायमिन का तो यहाँ पे काम आएगा ही आएगा। और हाँ, जो सेकंड लेयर बता रही थी ना, हाँ, तो वो आरएनए बन जाएगा। अब देखते हैं, ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ओनली वन ऑफ स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए, यानी कि इसमें सिर्फ एक स्ट्रैंड काम आएगा, सिर्फ एक स्ट्रैंड। जैसे ये है आपका डीएनए, क्या है ये डीएनए, ये इस तरीके से आप करके देख लो कि ए टी से टी ए, ये आपके नाइट्रोजनस बेसिस है। कौन सा बॉन्ड होता है यहाँ पे इन दोनों के बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा चाहिए। वॉट इफ बोथ स्ट्रैंड शो ट्रांसक्रिप्शन, क्या होगा अगर ये वाला भी ट्रांसक्रिप्शन शो कर दे और ये वाला भी ट्रांसक्रिप्शन शो कर दे, तो बोथ स्ट्रैंड फॉर्म टू डिफरेंट आरएनए, तो ये अलग आरएनए बना देगा, ये अलग आरएनए बना देगा, सुना, आरएनए मॉलिक्यूल एंड फॉर्म डिफरेंट प्रोटीन, और फिर अलग अलग प्रोटीन आपको देखने को मिल जाएगा। कैसे, आरएनए से आगे क्या बनता है, प्रोटीन ही बनता है। एंड दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और इसकी वजह से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, क्योंकि अपन को यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड यूज नहीं करने थे। पर अगर बाई चांस ऐसा हो जाता है तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो कैसी हो जाएगी, कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, और हमारे पास में अलग अलग प्रोटीन बन जाएंगे। If both strand from two different RNA at a same time, then due to complementary nature, they both come together and form डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और अगर दोनों स्ट्रैंड एक साथ आ जाते हैं आरएनए के, तो डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाएगा। जबकि अपन को पता है कि आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। पर अगर दोनों साथ में आ जाएंगे तो कैसा बन जाएगा बेटा, डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाएगा। तो ये जो डबल स्ट्रैंड आरएनए है ना, ये ट्रांसलेशन को रोक देगा, दिस प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन। और अगर ट्रांसलेशन ही नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो बॉडी बिल्डिंग कैसे होगी, मतलब कि आपकी जो बॉडी है वो प्रोटीन से ही बनी हुई है, कंप्लीट प्रोटीन से बनी हुई है ना। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, अब अपन देखने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है। अपन क्या बना रहे हैं चाहत, आरएनए बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं, डीएनए। तो सेगमेंट ऑफ डीएनए क्या लेंगे अपन, डीएनए का एक सेगमेंट लेंगे, विच शो इंडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन, जो कि इंडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन करेगा, इज नॉन एज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। देखो एक स्ट्रैंड ये रहा, दूसरा स्ट्रैंड ये रहा, ठीक है। अब इस स्ट्रैंड के ऊपर ये वाला जो स्ट्रैंड है ये होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। कैसा होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और ये होता है कोडिंग स्ट्रैंड, इसका कुछ खास मतलब है नहीं, मेन तो ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रैंड को देखकर ही तो वो बनाता है, आगे काम करेगा ना। तो देखो टेम्पलेट स्ट्रैंड, अब ये 3 days to 5 days, ये 5 days to 3 days। अब आपको सिर्फ ये एक चीज याद रखनी है कि इसके अंदर ये तो है स्ट्रक्चरल जीन, ये पूरा ये तो है स्ट्रक्चरल जीन। और दूसरी चीज यहाँ पे लगता है अपने प्रोमोटर, कहाँ पे, 3 days to 5 days से स्टार्ट होता है ना जब, तो यहाँ लगता है अपने प्रोमोटर, जो कि इस चीज को प्रमोट करता है कि अब तुम आगे बढ़ो।
काम करना चालू करो। और इस चीज को रोकने वाला भी तो चाहिए, तो यहाँ होगा टर्मिनेटर। ठीक है, अब तुम्हें ये चीज याद रखनी है कि जो अपना प्रोमोटर होता है वो 3 days to 5 days चलता है, उस जगह पे लगेगा। हाँ, ये ध्यान रखना। और आपका जो टर्मिनेटर है ना, वो नीचे सेकंड स्टैंड देख लो या फिर फर्स्ट स्टैंड में देखते हो तो 5 days वाली जगह पे लगेगा। 3 days to 5 days चल रहा है अपना, तो टर्मिनेट प्रोमोटर कहाँ लगेगा? 3 days, है ना, पूरा याद रखना है। 3 days to 5 days में प्रोमोटर स्टार्ट होएगा, वहां से प्रोमोट करना चालू करेगा। और टर्मिनेटर कहाँ लगेगा? 5 days to 3 days वाली जगह पे। गॉट इट? ये यूनिट याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्ट्रक्चरल जी, हाँ बस, क्योंकि इनकी तो जगह फिक्स है, ये तो फिक्स है, इनकी जगह चेंज नहीं होगी। 3 चीज याद रखो, स्ट्रक्चरल जीन, फर्स्ट स्ट्रक्चरल जीन, सेकंड प्रोमोटर और थर्ड टर्मिनेटर। कोई चीज स्टार्ट करिए तो एंड तो करनी पड़ेगी, तो ये टर्मिनेट कर देता है आपकी ट्रांसक्रिप्शन को। फिर स्ट्रक्चरल जीन के बारे में पढ़ते हैं पवन। पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का एक पार्ट है ये, क्या? स्ट्रक्चरल जीन विच एक्चुअली पार्टिसिपेट इन द आरएनए फॉर्मेशन, जो कि किसमें काम कर रहा है बेटा? आरएनए फॉर्मेशन के अंदर। देयर आर द 2 स्ट्रैंड्स, कितने स्ट्रैंड्स होते हैं वहां पर? 2 स्ट्रैंड। स्ट्रक्चरल जीन में कितने स्ट्रैंड्स होते हैं? 2 स्ट्रैंड होते हैं। हाँ, टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड, ये होता है टेम्पलेट 3 days to 5 days, और ये है 5 days to 3 days। यहाँ पर लगेगा आपका प्रोमोटर, यहाँ लगेगा आपका टर्मिनेटर। ठीक है, जो कि इस जो है आपका जो यूनिट चलती जाएगी उसको टर्मिनेट कर देगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड, हाँ उसके अंदर ही पढ़ रहे हैं अपन, है ना, टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड का है अपने पास में 3 days to 5 days, और कोडिंग स्ट्रैंड है अपनी 5 days to 3 days। इट हैज कोड, टेम्पलेट स्ट्रैंड के पास में होते हैं कोड्स। क्या होते हैं? कोड्स। एंड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ विच आरएनए इज फॉर्म्ड, जो कि क्या काम करेगा बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री देगा आरएनए के फॉर्मेशन को। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ पे ए है तो उसके सामने टी आना चाहिए ना, पर अपन बना क्या रहे हैं? तो क्या आएगा? बस ये ध्यान रखना। तो कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा है, कौन दे रहा है? टेम्पलेट स्ट्रैंड दे रहा है। टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या दे रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री। ए से यू, जी से सी, और सी से जी, और टी से ए, टी से ए। टी कहाँ पर है? टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर, तो उसके सामने क्या लगेगा? एडेनिन। सुनना ध्यान से, क्योंकि नीचे वाला आरएनए बन रहा है, ऊपर वाला नहीं बन रहा है, समझे? इसीलिए मैंने उसको चेंज नहीं किया, इसको बता दिया। देखो ए तो यू दे रहा है, ए ऊपर लगा हुआ है ना, तो उसके सामने तो यू ही आएगा, पर अगर ऊपर टी लग रहा है तो नीचे तो यही आएगा। ठीक है, क्योंकि अपना ए जो है वो आरएनए में आता है। फिर है कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड का क्या है? 5 days to 3 days। 5 days to, इट डज नॉट कोड, ये कोडिंग नहीं करेगा, बट फॉर्म्ड आरएनए मैच विद इट, पर ये क्या बनाएगा? आरएनए का मैच बनाएगा। कैसे बनाएगा वो अभी डिटेल के अंदर आप डायग्राम से समझोगे, बस आप चीजें भी याद रखना चालू करो। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ये एरिया आपके पास में ये है, ये जब है ट्रांसक्रिप्शन होगा तो आपके पास में सिंगल ये बन के आ जाएगा। ए है ना, ए के नीचे टी है, ये पूरा ये आपका डीएनए का स्ट्रैंड था। यहाँ पर टी, ए के साथ में टी था, हट गया, क्या आ गया? यू। फिर टी के साथ में ए था तो ए ही आया। फिर आगे देखो जी के साथ में सी था तो सी आया। फिर आगे देख लो, बस क्या चेंज हुआ है? यू। और ये सिंगल स्टैंड आपके सामने प्रेजेंट है। ऑल द रेफरेंस इज मेड विद रिस्पेक्ट टू द पॉलिरिटी ऑफ द कोडिंग स्टैंड। अपन को पता है पॉलिरिटी क्या होती है? क्या होती है? 5 days to 3 days अगर कोई कोड कर रहा है तो उसके सामने कैसे बनेगा? 3 days to, ठीक है, मतलब ऑपोजिट स्टैंड बनेगा। अब प्रोमोटर, प्रोमोटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? 5 days पर, बताए 5 days पर प्रोमोटर एंड ऑफ डीएनए इस साइड में था ना, सॉरी 5 days के एंड पर होता है ना, यानी कि 3 days। इसमें मिस्टेक हो रही है। हाँ नीचे वाला 5 days था ना, हाँ नीचे वाला 5 days था ना, उस वाले पे डीएनए के 5
5 डेज एंड पर प्रेजेंट होता है प्रोमोटर। इट इज डीएनए सीक्वेंस। ये कैसा होता है? डीएनए सीक्वेंस देता है दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज काम करेगा यहाँ पे किस के लिए? आरएनए बनाने के लिए, क्योंकि आरएनए का ही अपन को फॉर्मेशन करना है। टर्मिनेटर क्या काम करेगा? 3 डेज एंड होता है ना, डीएनए वहां पे प्रेजेंट होता है टर्मिनेटर, और इट एंड्स द ट्रांसक्रिप्शन, जो कि ट्रांसक्रिप्शन को क्या कर देगा? एंड कर देगा। एक मिनट रुको। लिखना है? अच्छा, यहां से लिखना है ना? ठीक है, देखो